नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर। राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद 30 घंटे के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। दिन भर की मीटिंग, मुलाकातों, सम्मानों के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया गया है। हम आपको वहां लिए चलेंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान भारत में राष्ट्रपति पुतिन का दिल खोलकर स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को रिसीव किया। फिर प्रधानमंत्री के आवास पर राष्ट्रपति पुतिन का जोरदार स्वागत हुआ। दोनों नेताओं ने करीब 2.5 घंटे तक आपसी बातचीत की। सुबह राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। वहां भी पुतिन को तीनों सेना के जवानों के साथ साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई। राष्ट्रपति पुतिन ने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की औपचारिक बातचीत हैदराबाद हाउस में शुरू हुई, जिसकी शुरुआत में दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने के मुद्दों पर प्रकाश डाला। मीटिंग के बाद दोनों नेताओं की ओर से साझा बयान भी जारी किए गए। इसी दौरान साझा बयान के जारी होने से पहले दोनों देशों के मंत्रालयों के बीच अलग अलग 7 समझौतों के दस्तावेजों पर आदान प्रदान भी किया है। भारत की ओर से विदेश मंत्री समेत दूसरे विभागों के मंत्रियों ने ये समझौते किए। दोनों देशों के बीच जिन 7 मुद्दों पर समझौते किए गए, उन दस्तावेजों की अदला बदली की गई। उनमें माइग्रेशन यानी प्रवास में सहयोग, टेम्पररी लेबर यानी अस्थायी कामगारों की आवाजाही, स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पोलर शिप्स यानी ध्रुवीय इलाकों के जहाज बनाने, मेरीटाइम सहयोग और खाद्य उर्वरक के क्षेत्र में समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। इन समझौतों पर दस्तखत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साझा बयान में जिक्र किया कि ऊर्जा सहयोग से लेकर यूरिया खाद तक और आर्कटिक शोध से लेकर कामगारों की आवाजाही तक तमाम क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद से लेकर तमाम वैश्विक चुनौतियों से मिलकर लड़ने की बात भी कही। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में हर संभव मदद करने की पेशकश भी की है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसके लिए भारत का पुरजोर आभार भी प्रकट किया। रूसी राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही कि भारत की विकास यात्रा में रूस एक तो भारत के मेक इन इंडिया मुहिम पर साथ में खड़ा है और दूसरा भारत के विकास में आवश्यक ऊर्जा जरूरतों को भी रूस पूरी करता रहेगा। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. भारत और रूस के नेताओं की ओर से जो साझा बयान जारी किए गए हैं, उसका लब्बो-लुबाब निकाले तो दोनों नेताओं ने यही कहा है। एक, दोनों देश कारोबार, निवेश और तकनीकी सहयोग बनाए रखने के लिए विजन 2030 का दस्तावेज तैयार किया गया है। दूसरा, दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को
100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और 3, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाया जाएगा। चौथा, फार्मा, कृषि, उपभोक्ता वस्तुओं का भारतीय निर्यात बढ़ाया जाएगा। और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक में रूस का सहयोग अनवरत जारी रहेगा। आतंकवाद से लड़ाई में दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की हर कोशिश को रूस और भारत दोनों का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। डिफेंस, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को रूसी सहयोग और बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा भारत के स्किल्ड और सेमी स्किल्ड नौजवानों को रूस में रोजगार के लिए आना जाना आसान किया जाएगा। उसके साथ साथ यूएन, G20, ब्रिक्स या SCO जैसे मंचों पर दोनों देश एक दूसरे का लगातार साथ देते रहेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी बात कही है। दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत करने की दिशा में पीएम मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए मुफ्त में 30 दिन का ग्रुप ई टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा भी कर रहा है। भारत और रूस के लिहाज से पुतिन का यह दौरा कैसा रहा, इसे क्या मिला, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन तक इसका आगे किस तरीके से असर पड़ेगा और यह रिश्ता कहां कितना आगे बढ़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान भी मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा इस वक्त मौजूद है, सलमान सोज, कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, मेजर जनरल संजय मेस्टन, पूर्व डिफेंस अटैची, एम्बेसी ऑफ इंडिया काबुल अफगानिस्तान और डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव, ये इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर अंशु जोशी, सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज JNU से, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे, और मेजर जनरल AK सिवाच वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इन विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करने से पहले हम आपको लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां बिजनेस फोरम की मीटिंग का आयोजन किया गया है। और एक बड़ी खबर कि भारत रूस बिजनेस फोरम में, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि व्लादिवोस्टॉक चेन्नई मरीन रूट बनाकर रहेंगे। व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई तक एक मरीन रूट बनाने का प्लान है, वो बनाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है भारतीय मरीन प्रोडक्ट के लिए नया बाजार हम तैयार करेंगे, एक नया बाजार मिलेगा, यह भी उन्होंने कहा है। ईवी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस समिट के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा है, जरा उस पर एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि खास करके चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो सी रूट है उसकी बात उन्होंने कही है कि वो बनाकर रहेंगे, वो बात भी कहा है। और बिजनेस फोरम में तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। मौसमी, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से साहिल ये बात जो है समझौते के तहत हुई है कि 100 अरब डॉलर तक जो ट्रेड है वो पहुंचा के भारत और रूस रहेगा, एक तरीके से बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अग्रीमेंट्स हुई हैं। और उसी को लेके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पीछे हमारे भारत मंडपम है जहां पे लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 4 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और 1 घंटे से तमाम मुद्दों पर जो है रॉस कांग्रेस और फिक्की जो भारत का बिजनेस आउट विंग है उन शायद मौसमी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बिजनेस फोरम में बात कर रहे हैं, वो सुनते हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। तो भारत और रशिया के रास्ते सोवियत रशिया के जमाने से चल रहे हैं और 2010 में 2000 से दरअसल इसके एक नया आयाम मिला। 2010 में एक स्पेशल और प्रिविलेज स्टेटस भारत को मिल पाया और 2030 तक की अब रूपरेखा एक तरीके से तैयार की गई है। एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम
इस चर्चा के भीतर बनाया गया है ताकि आगे भी यह चर्चा चलती रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में, हम अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन मेजर जनरल संजय मैस्टन, जो उम्मीद की जा रही थी डिफेंस को लेकर खास कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है, उसका कोई जिक्र फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप आमतौर पर हमने रशिया को हमेशा एक ऐसे पार्टनर के रूप में देखा था कि रशिया का 38% डिफेंस एक्सपोर्ट भारत की तरफ होता है और वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी होती रही, लेकिन उसका कोई जिक्र फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। साहिल, बिल्कुल वो दिखा नहीं, कोई डिफेंस पे कोई खास एग्रीमेंट या कोई अनाउंसमेंट हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है, देखिए, जो इंडिया रशिया, इंडो रशिया और इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, उसमें एक डिफेंस टेक्निकल कोऑपरेशन भी है और डिफेंस कोऑपरेशन भी है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर साल चलता रहता है। और जैसे आपको याद होगा, जब हमने MQ-9B भी खरीदा था यूनाइटेड स्टेट से, उसकी भी कोई प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट के दौरान अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो हो सकता है, क्योंकि डिफेंस डील्स में इंटरनेशनल रिपल्स होते हैं, तो मेरे को लगता है ये चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। और धीरे धीरे हो सकता है कि मेरे को लगता है SU-57 हो या SU-35 भी है। देखिए, यही रूस ने चाइना को 2015 में SU-35 दिया और भारत के पास SU-30 है, और SU-35 बेटर वर्जन है SU-30 से, और भारत को आज जरूरत है SU-57 की, जो ज्यादा बेहतर है। तो हो सकता है कि ये कुछ डील्स को ना अनाउंस किए बिना किए ये प्रोग्रेस चल सकती है। और S-400 की भी कोई खास अनाउंसमेंट ऐसे नहीं हुई थी कि ये बायलैटरल मीटिंग में हुई थी, ये भी नॉर्मल कोर्स में चला था। तो मेरे को लगता है कि S-400, S-500 का जो हम चाह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी SU-57, ये 1-2 साल में शायद मटेरियलाइज हो जाए या जल्दी भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं की जाती हैं क्योंकि इसके रिपरकशंस, और आपको मैंने शायद कल बताया था कि चाइना में उनके तो जो वाइबोर एक ट्विटर के इक्विवेलेंट है, उसमें चर्चा हो रही थी कि रूस भारत को 5 किलर हथियार दे रहा है, जिसमें SU-57 था, R-37 मिसाइल थी, साथ में ये S-500 की बात की है, और जिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की थी, और एंटी स्टेल्थ रडार की। ये 5 का तो मैंने खुद पढ़ा है इनके वाइबोर में, तो इनको घबराहट थी। तो हो सकता है कि ये घबराहट को डाउन करने के लिए ये अनाउंस नहीं किया गया है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलेगा। मेरे को एज अ देखिए, पहले भी हमने सुखोई 30 खरीदे हैं, T-90 टैंक्स लिए, क्या क्या नहीं लिया है। किसी ने ये अनाउंसमेंट सुनी थी ये बायलैटरल मीटिंग में? कभी नहीं। मेरे ख्याल बस एक बात हुई थी 2000 में T-90 के बारे में। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। और डिफेंस को तो ना भारत निगलेक्ट कर सकता है, ना रूस निगलेक्ट कर सकता है। और आज एक और स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था टेररिज्म के ऊपर, तो वो भी मेरे को लगता है कन्वर्जेंस है, और ये टेररिज्म को फाइट करने के लिए हथियारों की जरूरत है। और ऑफ सिंदूर 2 तो जारी है, और S-400 की एफिकेसी पूरी दुनिया ने देख लिया है, और ब्रह्मोस की भी। तो इस पे और ज्वाइंट प्रोडक्शन, और मेरे को तो काफी उम्मीद है TOT वगैरह होगा, तो मेरे को इतना निराश नहीं है। हाँ, अनाउंसमेंट होता तो और अच्छा लगता, लेकिन ये चलेगा। मेरे को काफी कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो इस चर्चा में बायलैटरल में निकल कर आए, जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था रविंद्र सचदेव, उसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई थी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया 2030 के लिए इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम का जिक्र उन्होंने उसमें किया हुआ है, और उसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड होगा भारत और रशिया के बीच में, वो डाइवर्सिफाइड, 3 शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल। क्योंकि मैंने पहला सवाल तो डिफेंस को लेकर पूछा था, लेकिन ये 3 शब्दों का इस्तेमाल ये क्या कहता है कि अब उसके आगे जाने की जरूरत कहीं ना कहीं आ पड़ी है। जिस तरीके से अमेरिका रोकथाम करने की कोशिश कर रहा है, H-1B वीजा पर जो फीस है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही है, टैरिफ डील लटका हुआ है, ऐसे में रशिया के साथ एक लंबा रोड मैप तैयार करने की कोशिश। नहीं, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एब्सोल्युटली हमारे और रशिया के बीच में जो इकोनॉमिक रिश्ते हैं उनकी एक आयरनी है। आयरनी ये है कि रिश्ते ज्यादातर जो पैसा का वॉल्यूम है वो केवल डिफेंस में या न्यूक्लियर में है। यूक्रेन वॉर के बाद ही हमने तेल खरीदना शुरू करा। यूक्रेन वॉर से पहले तो रशिया इंडिया का बायलैटरल ट्रेड 15 बिलियन था। अब हम $100 बिलियन ट्रेड का अगर टारगेट कर रहे हैं तो 15 और 50 बिलियन जो तेल है वो 65 होकर के हम अज्यूम कर रहे हैं। कल को ये जंग रुक जाए यूक्रेन वाली, रशिया का ऑयल वर्ल्ड मार्केट में आ जाए, तब हम रशिया सस्ता नहीं होगा, वो भी वर्ल्ड रेट में बेचेगा, हम मिडिल ईस्ट से लेंगे, तब हमारे बायलैटरल रशिया इंडिया कितना आ जाए गिर करके 20-25 बिलियन आ जाएगा।
तो ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण वो है, टारगेट है। बट द पॉइंट इज दोनों देश रियलाइज कर चुके हैं, जो आपने कीवर्ड यूज करा या प्रधानमंत्री ने करा, जिसको आप साइड कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई। तो इस समय मैं जो देख रहा था ज्यादा, और आई थिंक हम सब पैनल में भी ये देख रहे थे कि इन 3 ट्रेडिशनल एरियाज के अलावा कितने और एरियाज है जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जाएगा। तो अभी जो एमओयूज आए हैं उनमें देखिए हमारी जो प्रॉब्लम्स है, पेमेंट की प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स में, कस्टम्स में प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करने की बात हो रही है। भारत से रशिया ज्यादा इंपोर्ट करेगा, उसकी पुतिन ने, आपकी अंजना जी और इंडिया टुडे के साथ जो इंटरव्यूज ने कहा कि हम भारत से इंपोर्ट बढ़ाएंगे। फूड हो गया, मे बी टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी हो गई, मेडिकल टेक्नोलॉजीज हो गई। तो हमारे रिश्तों को अगर स्ट्रेटेजिक, लंबा, और नॉट अगर रहेंगे ही, बट हमें डाइवर्सिफाई और वाइडन करना है। अदरवाइज हम केवल अगर डिफेंस ही लेते रहे रशिया से और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वंस इन अ वाइल लेते रहे, तो हमारा बायलैटरल ट्रेड तो 20, 25, 30 बिलियन होगा। तो हमें अगर 2030 तक 100 बिलियन रखना है तो अव्वल तो हमें डाइवर्सिफाई करना है जितना ज्यादा हो सके दूसरे सेक्टर्स में, जो कि अभी तक कुछ हद तक उन पे हम अटेंशन नहीं देते थे। रशिया इंडिया का बिजनेस रियलिटी में ज्यादातर हेवी टॉप एंडेड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था। हमें इसे वाइडन करना है अक्रॉस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स इन बोथ एरियाज। तो वो एक बहुत अहम फैक्टर है। अगर हम 100 बिलियन का अचीव करने का होप कर रहे हैं 2030 तक, तो ऑब्वियसली उसमें एक मेजर कंपोनेंट जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो तेल का है। अगर कल को वॉर ये रुकती है, तेल की मार्केट कहीं से कहीं जाती है। यूक्रेन वॉर से पहले हम रशिया से 0 ऑलमोस्ट लेते थे तेल। तो आने वाले वर्षों में क्या गारंटी है कि रशिया का तेल हमें सस्ता ही मिलता रहेगा, या रशिया जब वर्ल्ड में इंटीग्रेट हो जाएगा वो तो फिर तो डिस्काउंट है रशिया से, और भी डिस्काउंट की बात हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ लगातार प्रेसिडेंट पुतिन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सप्लाई हमारा जारी रहेगा और कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता। ये बात तो वहां पर चलती रही। लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी, इस पूरे बातचीत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट में हमने देखी थी और जिसका जिक्र उन्होंने बार बार किया है कि उनका यह कहना है कि हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी। तो कहीं ना कहीं यह इशारा नजर आता है आपको, किसका सामना करने की शक्ति देगी प्रधानमंत्री जब कहते हैं जॉइंट स्टेटमेंट के भीतर? निश्चित तौर पर इसके साथ 1 या 2 बिंदु और मैं जोड़ दूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये भी कहा कि भारत को कोई न्यूट्रल देश ना समझे, हम शांति के साथ खड़े रहने वाले देश हैं, शांति का पक्ष लेने वाले देश हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द दुनिया बड़ी चिंताओं का अंत होते हुए देखेगी। तो इन सभी यदि हम स्टेटमेंट्स को मिला करके देखें तो ऑल इन ऑल जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर जब हम जाकर के देखते हैं तो अपने आसपास बड़ी उथल पुथल दिखाई पड़ती है। 2 अभी ओपन थिएटर्स ऑफ वॉर चल रहे हैं साहिल, और इसके बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या होता रहता है हम ये भी देखते हैं। और फिर जब इस दृष्टि से रशिया की ओर देखते हैं तो हमारा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड साबित हुआ है, समय की कसौटी पे निश्चित रूप से खरा उतरा है ये देश। और पुतिन की ये यात्रा जो है, इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सिर्फ एक अमेरिका के एंगल से नहीं, वैश्विक स्तर पर जिस तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को भारत और रशिया मिलकर बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों ही देश नहीं चाहते कि किसी एक देश का दबदबा या हेजेमोनी पूरे विश्व में हो। और वहीं फिर आर्थिक दृष्टिकोण से भारत जैसी तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज की जब और आगे बढ़ने की बात आती है तो वहां निरंतर रशिया से हमको सहयोग मिल रहा है। तो ये वैश्विक स्तर पर एक संदेश था कि आप ऊर्जा सहयोग की दृष्टि से देखें, सामरिक सहयोग की दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक सहयोग की दृष्टि से देखें, या वैश्विक स्थिरता और शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से देखें, तो वहां दोनों देशों के बीच में सिनर्जीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं। यदि भारत के लिए रूस आवश्यक है आज की तारीख में, तो रूस के लिए भी भारत एशिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है। चीन और रूस की मित्रता हम सभी जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार की इमेज चीन की है और जिस तरह के रिश्ते भले ही रशिया के साथ हों, लेकिन जिस तरह से रशिया बहुत अच्छे से चीन को समझता है कि चीन किस प्रकार का देश है, तो एशिया में यदि वो किसी एक सहयोगी पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो देश भारत है। तो आज वैश्विक राजनीति के पटल पर इस मुलाकात से बड़ा संदेश गया है। प्रेसिडेंट पुतिन कह चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन हमारे इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि 2 देशों की आपसी बातचीत का मतलब यह नहीं है कि किसी और के खिलाफ वो साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन और रशिया का रिश्ता और चीन और भारत का रिश्ता उसमें अलग अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि एक तरफ नाटो कंट्रीज रशिया के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है, भारत का अमेरिका के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, टैरिफ
हम पर थोपते जा रहे हैं ट्रंप, और ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर एक रोड मैप बनाने की कोशिश 2030 के लिए। सलमान सूज, क्या यह हम कंटिन्यूटी माने एक तरीके से विदेश नीति की, क्योंकि उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज किया कि 2000 में एक नए आयाम के साथ रशिया के साथ हमारे संबंध शुरू हुए। 2010 का उन्होंने जिक्र किया जब भारत और रशिया को एक स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप का दर्जा रशिया की तरफ से दिया गया था, और अब आज हम देख रहे हैं कि अलग तरीके से एक बातचीत हो रही है और एक डाइवर्सिफाइड एग्रीमेंट कहीं ना कहीं बने, 2030 तक का रोड मैप बने, उस तरीके से पुतिन के साथ, रशिया के साथ हमारी बातचीत हो रही है। इस विदेश नीति को आप किस तरीके से देखते हैं? आप म्यूट पर है सलमान जी। जी सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बहुत ही ये जो आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं ये सही है, और ये बहुत ज़रूरी रिलेशनशिप है हिंदुस्तान के लिए भी और रशिया के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से दुनिया इवॉल्व हो रही है ऐसे मुल्कों को साथ चलना भी चाहिए। लेकिन जो हमारे साथी जो आपसे पहले बात कर रहे थे, वो उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की। उन्होंने इकोनॉमिक्स पे बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि जो हम ट्रेड का जो हम इस वक्त एक हिसाब से ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, वो इतना इजी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तेल और फर्टिलाइजर का जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ यूक्रेन वॉर के बाद, उससे हमें लगता है कि जैसे ट्रेड काफ़ी बड़ा है। असलियत तो ये है कि 2021-22 में $18 बिलियन का टोटल ट्रेड था दो मुल्कों के बीच में। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक हिसाब से मैनेज करना है। दूसरी बात बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि थोड़ा एक स्ट्रेटेजिक सी प्रॉब्लम है, वो ये है, देखिए, क्योंकि हम इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूँ, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है हम सब एक हिसाब से साथ साथ ही हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक जो इशू है वो ये है कि एक साइड से रशिया ताकतवर मुल्क नहीं रहा जो था 2000 में। अगर आप देखेंगे इंडिया और रशिया का जीडीपी तकरीबन बराबर था। अब रशिया का जो जीडीपी है वो इंडिया के मुकाबले में 50% है रफली। ऊपर से अब रशिया और यूक्रेन का जो ये जंग है, उसमें भी हमने ये देखा कि रशिया यूक्रेन को ओवर पावर नहीं कर पाया, जिस तरह से लग रहा था कि होगा। रशिया ओवर पावर नहीं कर पाया। साथ ही में हम ये देखते हैं कि रशिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत बढ़ गए हैं। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि रशिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान को अपनी रिलेशनशिप रशिया के साथ तो बढ़ानी चाहिए बहुत अच्छी तरह से, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है यूरोप पे, जापान पे, ऑस्ट्रेलिया पे और अमेरिका पे, ब्राजील पे, तमाम जगहों पे हमें अपना जाल बिछाना है एक हिसाब से। रशिया तो इम्पोर्टेंट रहेगा, और रशिया के लिए हम इम्पोर्टेंट, हमारी बार्गेनिंग सिचुएशन अच्छी है मेरे ख्याल में रशिया के साथ, और हम उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं और वो भी हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो म्यूचुअली बेनिफिट ये, लेकिन ये वो ज़माना नहीं है कि जब इंडिया में रशिया कुछ कहता है और इंडिया को बिल्कुल वो बात मान लेनी है। तो एक हिसाब से एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना है कि दुनिया बदल चुकी है और स्ट्रेटेजिकली एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, उसको वो सोच समझ के उसको चलाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तो कहीं ना कहीं देखना होगा ना कि आज की स्थिति में जब भी जरूरत हमें पड़ी है, फिर वो डिफेंस के मद्देनजर हो या बाकी किसी के मद्देनजर, रशिया हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहा है और उस तरीके से उसने हमेशा हमें मदद की है। आज की स्थिति में भी जब अमेरिका के साथ में हमारे रिश्तों को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, सलमान जी, ऐसे में रशिया एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है। यही बात एक बार फिर साबित होती है और यहां पर हमारी कूटनीति काम कर पा रही है, यह भी यहां पर साफ नजर आ रहा है। मैं आपको देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं कुछ हद तक मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन थोड़ा कभी मैं सोचता हूं कि अगर आप 10-20 साल पहले जाते और अगर हिंदुस्तान पे एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट अटैक होता, मुझे नहीं लगता कि उन दिनों रशिया, तो मुझे लगता है उन दिनों ओपनली कंडेम करता जिसने भी टेररिज्म किया है। आज वो सिचुएशन मुझे नहीं दिखी। शायद मैं गलत हूं, शायद मैंने उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा जिसमें उन्होंने डायरेक्टली किसी ऐसे मुल्क को, जिसने मतलब पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल पहलगाम में अटैक कराया, तो पुतिन साहब ने उनका नाम लेके उनको कंडेम किया हो। अब मेरे ख्याल में वो वैसी सिचुएशन नहीं है मुझे, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अब न्यूआंस्ड फॉरेन पॉलिसी की तरफ चलना है। वो जो पुराना जमाने की फॉरेन पॉलिसी थी वो उस टाइम के लिए ठीक थी। आजकल
जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी सिचुएशन है डिफरेंट है, और उसी तरह से हमें आगे चलना है। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ आज का जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद का जिक्र हुआ है और दोनों देशों ने इस बारे में बात साफ शब्दों में कही है कि आतंकवाद ये वैश्विक शांति के खिलाफ है और उसके खिलाफ दोनों देश खड़े हैं। इसका जिक्र भी यहां पर हुआ है। के शर्मा, कितनी बड़ी जीत मानेंगे प्रधानमंत्री की क्योंकि बार बार वो ये कहते रहे मेरे दोस्त पुतिन, इसका जिक्र बार बार यहां पर होता रहा। देखिए साहिल जी, जिस ढंग से वैश्विक परिवेश में जिस तरह का आज वर्तमान में माहौल है, ऐसे समय में भारत और रूस की शिखर वार्ता का सफल होना एक बड़ी उपलब्धि है। और आपने देखा कि चाहे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या पुतिन हों, इनके बीच जिस ढंग का ट्यूनिंग है, जिस ढंग का अंडरस्टैंडिंग है, जितना एक दूसरे के प्रति सम्मान है, ये केमिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यह जो द्विपक्षीय वार्ता है या समझौता, ये केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि ये वैश्विक स्तर पर एक नए आयाम को स्थापित कर रहा है। ये दूरगामी भी है और दीर्घकालिक भी है, क्योंकि इसमें 2030 तक के आर्थिक सहयोग की रणनीति भी है और तमाम जितने समझौते हुए, एक तरह से ये दोनों देशों के लिए, चाहे भारत हो या रसिया रूस हो, ये दोनों देशों के लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करने वाला है। एक का जिक्र अभी शायद आप चर्चा में आगे करेंगे साहिल जी, कि एक नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बनाने की बात हुई है। इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी है। ये यदि पूरा हो जाता है तो हिंद महासागर में बेलारूस से सामान सीधे आएंगे और हमारा जो है व्यापार तेज भी होगा, सस्ता भी होगा और आसान भी होगा। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता है और जो सफल हुई। मैं अभी कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, अब ये तो वही ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन देश इतना ताकतवर है, कौन कितना कमजोर हो गया, रसिया कमजोर हो गया, अब ताकत नहीं बची। अब इस तरह का विश्लेषण तो मैं उन पे छोड़ देता हूँ, लेकिन वो जो बाकी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस विदेश नीति को आगे बढ़ाया है 10-11 सालों में, उसके अंतर्गत विश्व के लगभग सभी समकक्ष देशों के साथ भारत की केमिस्ट्री इसी तरह है जैसे आज देखने को मिली है, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे ब्राजील के साथ हो, चाहे अन्य बड़े देशों के साथ। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरह की विदेश नीति में बदलाव की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। शायद कंफ्यूज ही लगे मुझे सलमान सूद साहब कि ये कहाँ की बातें कर रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आप कितना जो रेट करेंगे इस दौरे को, उसमें क्योंकि जो ये ऊर्जा सालाना समिट होता है भारत और रशिया के बीच में। सन 2000 से लगातार हर साल ये समिट होता है, कोविड का अगर काल निकाल दे तो ये 23वां समिट यहां पर हो रहा है। इस पर्टिकुलर विजिट को आप कैसे रेट करेंगे, और जो के शर्मा जी कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। मुझसे पूछ रहे हैं साहिल जी? नहीं, मैं सलमान जी से पूछ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सलमान जी से पूछ रहा हूं। देखिए मैं आता हूं आपके पास। मैंने उस पर आप उनकी प्रतिक्रिया पूछी है। सलमान जी देखिए मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा हम सियासत पे बात करें, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी की बात है और हमें साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे बीजेपी के दोस्त ने कुछ ऐसी बात कही, इनको लगता है कि हम जवाब नहीं दे सकते। मैं आपको जवाब ये देता हूं जो आपको समझ भी आ जाएगा, और जो घर पे बैठे लोग हैं उनको ज्यादा समझ आएगा कि प्राइम मिनिस्टर, जो आप प्राइम मिनिस्टर करते रहते हैं, उनकी विदेश नीति की बात करते हैं, जो आप उनको पर्सनलाइज करते हैं, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान से ऊपर है। आपको थोड़ा अपनी एरोगेंस को कम करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर की इतनी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी होती, जब पहलगाम में 26 लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारा गया, तो तब तमाम मुल्क हिंदुस्तान के साथ ऐसे खड़े होते और पाकिस्तान को कंडेम करते। सिर्फ एक मुल्क इजराइल ने उस वक्त कंडेमनेशन डायरेक्ट किया। आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है कि इतना वहियात अटैक हुआ हिंदुस्तान पे और उस वक्त तमाम मुल्क पाकिस्तान को कुछ कह नहीं रहे थे,
और आप प्राइम मिनिस्टर की ऐसी बात करते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता था हम पॉलिटिक्स की बात करें, लेकिन आपने मुझे लेकिन मैं जरा शर्मा जी से उस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम 7 समझौतों की बात कर रहे थे, लेकिन भारत और रूस के बीच में कुल 19 समझौते किए गए हैं और ये कारोबार आर्थिक सहयोग को लेकर कई क्षेत्रों में ये समझौते किए गए हैं। कारोबार आर्थिक सहयोग पर भी समझौता यहां पर हुआ है, उसके साथ साथ ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी पर भी समझौता किए गए हैं। 19 समझौतों की बात हम यहां पर कर रहे हैं। उसके साथ साथ सिविल, न्यूक्लियर, स्पेस क्षेत्र में भी सहयोग पर समझौता किया गया है। सैन्य तकनीक, विज्ञान के क्षेत्र में भी समझौते किए गए। कुल 19 समझौते इस बायलैटरल में हुए हैं, इस बिजनेस समिट पे यहां पर हुए हैं। हमारे साथ में प्रणय उपाध्याय इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या जानकारी? 19 समझौते। जी बिल्कुल, 19 समझौते भारत और रूस के बीच में हुए हैं राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता के बाद में साहिल। और इसके अंदर व्यापक क्षेत्र हैं, इसके अंदर आर्थिक सहयोग को के मुद्दे हैं, इसके अंदर कनेक्टिविटी के मुद्दे हैं, इसके साथ साथ मीडिया संचार के क्षेत्र में किस तरीके से दोनों देश मिलकर आगे काम कर सकते हैं उसके मुद्दे हैं। खासतौर पर जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी और उसके रशियन काउंटर पार्ट के बीच में जो समझौता हुआ है उससे भारतीय जो खाद्य उत्पाद हैं या फूड प्रोसेसिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रूसी बाजार के अंदर जगह मिल पाएगी। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर हेल्थ एजुकेशन को लेकर समझौता हुआ है और उसी को लेकर भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये 19 समझौते तो हुए ही हैं, लेकिन एक बड़ा ही डिटेल करीब 70 पॉइंट का एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया है राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बाद में। और इस 70 पॉइंट जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसके अंदर कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी वीवीआर के जो रिएक्टर्स हैं उसकी तकनीक भारत के साथ साझा करने को तैयार है। साथ ही जो रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट है, हार्डवेयर है, उनकी टेक्निक भी भारत को खासतौर पर स्पेयर्स के लिए भारत को ट्रांसफर करने के लिए रूस तैयार है। तो कई महत्वपूर्ण समझौते हैं, कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, स्पेस से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी रक्षा उपकरणों के साझा उत्पादन को लेकर मिलकर काम करेंगे। ये तमाम विषय इसके अंदर शामिल है साहिल। सबसे बड़ी बात इसमें आप कौन सी मानेंगे? क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये सालाना समिट होता है भारत और रशिया के बीच में, लेकिन इस 19 समझौते में और जो 70 पॉइंट्स आप यहां पर बता रहे हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया है, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा आप मानते हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा जोर जो है, चाहे वो 19 समझौते हो चाहे जो ये जॉइंट स्टेटमेंट हो, इसके अंदर सबसे ज्यादा जोर है भारत और रूस के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, उसका दायरा बढ़ाने को लेकर। चाहे आप माइग्रेशन मोबिलिटी देख लीजिए, चाहे जो बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन हो रहा है या बढ़ाना है उसका है, जो 2030 तक का, यानी हम 2025 के अंत में खड़े हैं इस समय, अगले 5 सालों के अंदर $100 अरब के व्यापार कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 4 साल के हिसाब से काफी बड़ा लक्ष्य है। उसको कैसे अचीव किया जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है और इसके जो रोड मैप के लिए चीजें इकट्ठी की जा रही हैं। साथ ही इसके अंदर न केवल कुछ तात्कालिक मुद्दे, जैसे भारत में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में जो कृषि क्षेत्र के अंदर बड़ी समस्या फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर रही है। फर्टिलाइजर एक संकट भी रहा है, खासतौर पर रेड सी और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में। लेकिन अब उसको रूस कैसे दूर करने में मदद कर सकता है, उसको लेकर समझौता हुआ है। भारत के अंदर उसका उत्पादन करने के लिए रूस मदद करेगा, इसको लेकर भी समझौता हुआ है। ऐसे बहुत सारे व्यापक विषय हैं जो कि कनेक्टिविटी से भी जुड़े हुए हैं, INSTC और NSR से जुड़े हुए। तो अलग अलग मुद्दों पर समझौते हुए हैं और 19 समझौतों का जिक्र प्रणय उपाध्याय यहां पर कर रहे थे। ब्रेक पर अब खबर पर जाने के पहले सलमान सोज अपनी बात यहां पर रख रहे थे। के शर्मा जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया और उसके बाद मेजर जनरल AK सिवाज के पास भी मुझे जाना है। देखिए साहिर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश से ऊपर हैं या देश से नीचे हैं, इस तरह का विश्लेषण मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पे छोड़ता हूं और इनकी मानसिकता पर छोड़ता हूं, क्योंकि इस तरह की भाषा बोलना ये कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और जिस पहलगांव की घटना की ये बात कर रहे हैं उसके बाद कौन खड़ा हुआ, तो सदन के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, देश के विदेश मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण पर पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट पर जवाब देते हुए कहा था कि विश्व के कौन कौन से देश उस समय साथ खड़े हुए। लेकिन आज भी कांग्रेस अपने झूठ से परे नहीं। आज भी कांग्रेस की एक सगल बना हुआ है कि किसी भी तरह देश को कैसे नीचा दिखाना है, इस पर यह है। आज की इस समझौते पर भी आज किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं?
आज इनको इतने बड़े समझौते, अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि यूरिया के संदर्भ में कितना बड़ा समझौता है, ऊर्जा के क्षेत्र में कितना बड़ा समझौता है, कितने बड़े सहयोग की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस की छाती पे सांप लौट रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है। अरे देश का उपलब्धि का प्रश्न है भाई, क्यों तकलीफ? सलमान जी, आपको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं, देश बढ़ रहा है, कहने की कोशिश वही है। आप इतने तकलीफ में क्यों? मैं ये बताऊं, यही है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है देश में। एक सेकंड में कह रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, लेकिन आप उसको, आपको जो है, आपको तो चाय बेचने वाला दिखता है, कुछ दिखाते हुआ। आप समझ नहीं आता कि आप कब तक उनके विरुद्ध। ये बहस किसी और दिन भी होती रहेगी, लेकिन सलमान जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद शिवाजी इंतजार कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि आपने कहा, आपको तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आपको पसंद आएंगे ही, और आप तो उनको कहेंगे वर्ल्ड बीटर है। लेकिन सवाल ये है कि आप ऐसा देखिए, पहली बात जो अब ये स्टेटमेंट, मैंने आपकी बात बहुत आराम से सुनी, मैंने आपकी बात। शर्मा जी जल्दी से उनका जवाब देने दीजिएगा, बाकी भी आगे भी बढ़ना है हमें। आप भी सुनिए ना, आप क्यों इतना गर्म हो रहे हैं? आप सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी सुनी बात। देखिए, जिस स्टेटमेंट की आपने बात, नहीं, अरे नहीं, सुनिए, जिस स्टेटमेंट की अभी बात हुई, जितने एग्रीमेंट्स की, जब भी कोई फॉरेन लीडर हिंदुस्तान आता है या हिंदुस्तान का लीडर बाहर जाता है तो एग्रीमेंट होते हैं, उन पे साइन होते हैं। मैं 2011 का आपको दिमित्री मेदवेदेव और डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिखा देता हूं। उससे पहले वाले जब दिमित्री मेदवेदेव हिंदुस्तान है उसका दिखा देता हूं। उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ था पुतिन साहब का, वो दिखा देता हूं। हम हमेशा विजिट पे अच्छे एग्रीमेंट होते हैं, उनमें से कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। तो ये कोई, आप हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाइए। उन सबको पता है कि ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट होते हैं। मेरी आपत्ति है, पहले और आपत्ति है, अब आप फिर से देखिए, मैंने बात बहुत, चलिए आज झगड़ा नहीं सलमान जी, आज नहीं। कहा हम यहाँ पर भारत और रूस के दोस्ती की बात कर रहे हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। भारत और रूस के बीच में 19 समझौते हो सकते हैं, 70 पॉइंट पर समझौते हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किसी भी डिबेट पे एक छोटा समझौता भी नहीं हो सकता। ये बात तो यहां पर साफ नजर आती है। शर्मा जी चलिए, ये डिबेट तो ऐसी चलती रहेगी और किसी और दिन भी यही डिबेट चलती रहेगी, ये तो मुझे पता है। साहिल जी इतना तो सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हो रहा है ये इंप्लीमेंट होगा या ये देश को बेवकूफ बनाने का है। ये स्तर कांग्रेस का है कि आप दो इतने बड़े देशों के बीच के एग्रीमेंट को आप कह रहे हो कि देश को बेवकूफ बनाने का एग्रीमेंट है। ये लेवल कर गई है कांग्रेस की। नहीं, आप जो इतना स्तर ही है, आपने मुझे मजबूर कर दिया। इनको कुछ तो सोचना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है ये व्यक्ति। चलिए हो गया, देखिए शर्मा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज राष्ट्रपति के यहां पर डिनर भी होगा, वहां पर भी कई लोग जाएंगे, वहां पर भी कई सारी बातचीत होगी और ये बहस किसी और दिन भी हो सकती है। लेकिन मेजर जनरल शिवाज, अब डिफेंस की बात भी आई है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले प्रणय भी कर रहे थे। 19 जो समझौते हुए उसमें डिफेंस की बात भी आई है। जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तब तक तो ये बातें हमने नहीं सुनी थी, तो हो सकता है कि उस पर भी कुछ बातचीत और समझौते वहां पर हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर नजर आ रही है कि अस्थायी कामगारों की आवाजाही की आसान बनाना और उसके साथ साथ चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो कॉरिडोर है उसके निर्माण की बात की जा रही है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। ये कितनी बड़ी बातें हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखो साहिल कि हमें समझना चाहिए कि भारत और रूस का जो ट्रेड है वो 68 बिलियन डॉलर है और भारत जो है करीब 5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है और 63 बिलियन डॉलर रूस करता है। वो ज़्यादातर ऑयल और एनर्जी है। मगर ये सच्चाई यहाँ अभी हमने इसको बढ़ाना है। 100 बिलियन डॉलर अगर करना है, दो बातें करनी। एक तो हमने कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, दूसरा हमने एक्सपोर्ट ज्यादा करना है। कनेक्टिविटी के दो साधन हैं। एक तो है कहीं ना कहीं हो रहा चेन्नई बाल्टीमोर, जो कि एक मैरीटाइम कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर शिप के थ्रू जाएगा। ये सबसे अच्छा रूट बनने वाला आने वाले समय में। ये 6% जो वर्ल्ड का ट्रेड है उतना तक ये ट्रेड कर पाएगा। ये रूस के साथ नहीं, बाकी देशों के साथ भी हम कर पाएंगे। दूसरा है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर आपको याद हो कि चाबार पोर्ट जो हमने लिया था ईरान में और हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट
और वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ते हुए ईस्ट यूरोप और आपका जो रशिया का वेस्टर्न हिस्सा उसको जोड़ता है। और यहां पर अब जिस प्रकार से काम चल रहा है, ये कनेक्टिविटी भी आने वाले टाइम में 3 से 5% तक का वर्ल्ड ट्रेड लेगा। तो ये सच्चाई है, जो कनेक्टिविटी होना दोनों देशों के यही वजह है कि इसी के जरिए, मेरा समय खत्म हो रहा है लेकिन ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के जरिए 2030 तक एक रोडमैप बनाने की कोशिश इन समझौतों के जरिए करने की कोशिश हो रही है। लगातार चल रहा है हमारा कवरेज व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर। आप देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।